लेकिन सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं भारत के दो पड़ोसी देशों की, जहां अशांति ही अशांति है, जहां की राजधानी में आज का शुक्रवार हंगामेदार और धमाकेदार रहा। एक तरफ पाकिस्तान है, जहां इस्लामाबाद में आज मस्जिद के अंदर जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके बाद खलबली मच गई। मस्जिद के अंदर जुमे की नमाज चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। इसी दौरान आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। सवाल यही है कि सुसाइड बॉम्बर कहां से आया था, किसने भेजा था, हमले की वजह क्या थी। सत्ता में आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। दूसरी खबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका से है, जहां चुनाव से पहले सत्ता विरोधी चिंगारियां भड़क रही हैं। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कुछ और वीडियो के साथ इस कहानी को भी डिकोड करेंगे और ये बताएंगे कैसे बांग्लादेश में भी हालात विस्फोटक बन चुके हैं। ये पाकिस्तान की मस्जिद में धमाके का वीडियो है, जो ये बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान के अंदर हालात बिगड़ चुके हैं, कैसे शहबाज और मुनीर की सत्ता के विरोध में बम और बारूद का भी इस्तेमाल हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से बीएलए वाले धमाके हो रहे हैं, लेकिन आज इस्लामाबाद आत्मघाती हमले से कुछ इस तरह कांप गया। सड़कों पर बिछी लाशें, मस्जिद में दहशत, नमाज के बाद दौड़ते भागते लोग, बिखरा सामान, हॉस्पिटल में घायलों की लंबी लाइन, जगह जगह खून के निशान, रोते बिलखते लोग। ये कहानी है पाकिस्तान में हुए आत्मघाती हमले की। आज दोपहर इस्लामाबाद की शिया मस्जिद में नमाज चल रही थी। शुक्रवार होने की वजह से जुमे की नमाज में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इसी दौरान जोरदार ब्लास्ट होता है। एक आत्मघाती हमलावर मस्जिद के पास आता है, पहले वहां मौजूद गार्ड को मारता है, उसके बाद खुद को उड़ा लेता है। इस ब्लास्ट में अब तक 31 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 169 से ज्यादा लोग घायल हैं। इतना जोरदार ब्लास्ट था कि इसकी आवाज 5 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। सुसाइड बॉम्बर ने गेट पर खुद को उड़ा लिया। बताया जा रहा है कि फिदाइन मेन हॉल तक पहुंचना चाहता था, मौका न मिलने पर खुद को गेट पर ही उड़ा लिया। धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। घटना के तुरंत बाद पुलिस और रेस्क्यू की टीम, पाकिस्तान रेंजर्स मौके पर पहुंची। शहर के प्रमुख अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा शिया समुदाय की एक प्रमुख जगह है। हर शुक्रवार को यहाँ अच्छी खासी भीड़ रहती है। सवाल यही है कि सुसाइड बॉम्बर कौन था, इसे किसने भेजा था। अब तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मारे गए लोगों के लिए शोक जताया है। उन्होंने कहा है कि बेगुनाह लोगों को टारगेट करना इंसानियत के खिलाफ है। अधिकारियों को निर्देश दिए कि घायलों को हर संभव बेहतर इलाज की सुविधा दी जाए। लेकिन आश्चर्य यही है कि जो देश दूसरे देशों में धमाके करने के लिए बदनाम है, जहां आज भी बड़ी संख्या में आतंकी रहते हैं, सत्ता के संरक्षण में साजिश करते हैं, वहां हमले कौन कर रहा है, वहां आतंकी स्टाइल में हमले कैसे हो रहे हैं, इसको लेकर क्या थ्योरी चल रही है। एक सवाल यह भी है कि क्या ब्लास्ट के पीछे मुनीर का हाथ है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब भी किसी विवाद में पाकिस्तान की सरकार फंसती है तो धमाके जरूर होते हैं। खुद को आतंकी पीड़ित दिखाने के लिए पाकिस्तान इस तरह की हरकतें करता रहता है। आपको बता दें कि बलूचिस्तान वाले फ्रंट पर पाकिस्तान की पूरी सत्ता विफल हो चुकी है। इसी दौरान ऐसे हमले भी हो रहे हैं। पाकिस्तान की नीति और नीयत दोनों में आतंक है, धमाके हैं, खून खराबा है। इसका परिणाम आज पाकिस्तान की जनता भी भुगत रही है। ये कहानी सिर्फ आज के ब्लास्ट की नहीं है। PIPS यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पाकिस्तान में 699 हमले हुए। 2024 की तुलना में ये 34% ज्यादा हैं। इन हमलों में 699 लोगों की मौत हो चुकी है, 1034 लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादातर हमले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आता है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार 2025 में TTP के हमलों में 90% की वृद्धि हुई है। वहीं बलूच आर्मी के हमलों में 60% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट खुरासान भी पाकिस्तानी शहरों को टारगेट कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि बलूचिस्तान ने कैसे पाकिस्तान की पूरी सत्ता को गंभीर चुनौती दे दी है। एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख और बड़े बड़े नेता कश्मीर के मुद्दे पर आक्रामक बयानबाजी करते हैं, नफरत और झूठ का प्रचार करते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान कई फ्रंट पर सरेंडर कर चुका है।
कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि जम्मू कश्मीर एक दिन उनके देश का हिस्सा जरूर बनेगा, लेकिन उनका देश कैसे टुकड़े टुकड़े हो रहा है इसका प्रमाण आप बीएलए के क्रांतिकारी कदम और विरोध बम में देख सकते हैं। बीएलए से डरकर पाकिस्तान की सेना स्थानीय लोगों पर फायरिंग कर रही है, विरोध प्रदर्शन करने वालों को गोली मार रही है। इसके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं बलूचिस्तान में बीएलए का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। नुश्की में जुडिशियल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया, जिसमें कोई पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। बलूचिस्तान में बीएलए की बड़ी मूवमेंट भी देखी गई है। मस्तुंग में बीएलए फाइटर्स पाकिस्तानी रेंजर्स को सीधी चुनौती दे रहे हैं। मस्तुंग के 80% इलाकों में बीएलए ने कब्जा कर लिया है। यह दावा बीएलए ने वीडियो जारी कर किया है। पाकिस्तान यह कबूल भी कर चुका है कि बलूचिस्तान में उसे भारी नुकसान हुआ है, कई सैनिक मारे गए हैं। बीएलए का दावा है कि उसने 250 से ज्यादा पाकिस्तानी रेंजर्स को मारा है। आपको याद होगा 2 दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुद माना था कि बीएलए लड़ाके पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। उनके पास बेहतर हथियार और बेहतर उपकरण हैं। बीएलए पाकिस्तान को 1971 वाली हार की याद दिला रहे हैं, उसके नाम पर सीधी चुनौती दे रहे हैं। बीएलए के दावे इसे समझिए। ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी सेना से सीधी जंग लड़ रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तानी सेना को वो मार भगाएंगे। 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी उतरी थी। अब बीएलए पाकिस्तान के सैनिकों की खाल ही उतारेगी, उनकी हड्डियां तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये धमकी शहबाज और मुनीर को परेशान करने वाली है। लेकिन सत्ता में अब बात करते हैं बांग्लादेश की, जहां यूनुस सरकार के खिलाफ शोले भड़क रहे हैं। 6 दिन बाद चुनाव होना है, लेकिन उसके पहले विरोध, बम और बारूद वाला तनाव है। आज ढाका में 2 मुद्दों पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। पहली तस्वीर सरकारी कर्मचारियों के हंगामे की है। बांग्लादेश में राष्ट्रीय वेतनमान को लागू करने की मांग को लेकर उग्र प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, लाठीचार्ज किया। दूसरी तस्वीर कट्टरपंथियों के प्रदर्शन वाली है। हादी को इंसाफ दिलाने के लिए कट्टरपंथी सड़क पर उतरे, यूनुस के आवास का घेराव किया। ढाका में सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन और नारेबाजी की। वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की वो मांग कर रहे हैं। हजारों कर्मचारी शहीद मीनार पर इकट्ठा हुए। यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोहम्मद यूनुस के घर का घेराव किया। बैरिकेड तोड़ यूनुस के आवास में घुसने की कोशिश भी की। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। सत्ता में खबरों के स्टीयरिंग को अब राजधानी दिल्ली की तरफ मोड़ते हैं, जहां से आज एक ऐसी खबर आई जो आपको परेशान करेगी, हैरान करेगी और आप ये सोचकर दुखी हो जाएंगे कि जो देश दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, विकसित होने का सपना देख रही है, वहां की राजधानी दिल्ली में सड़क पर खोदे गए गड्ढे में गिरने से एक युवक की मौत हो गई। ये हादसा सिर्फ एक सड़क दुर्घटना नहीं है, ये दिल्ली के सिस्टम की मौत है। ये दिल्ली के सिस्टम की मौत इसलिए है क्योंकि वो दिल्ली जो टैक्स देने में देश में 3रे नंबर पर है, जिस दिल्ली पर एक नहीं 3 सत्ता पैसे खर्च करती हैं, जिस दिल्ली में 2025 में सड़क बनाने और रखरखाव पर करीब 16,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं एक युवक बीच सड़क पर खुदे दिल्ली जल बोर्ड के गहरे गड्ढे में गिरकर मर जाता है, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं है। सड़क के बीचों बीच एक गड्ढा कर दिया गया था, जहां ना कोई चेतावनी थी, ना बैरिकेड था, ना जिम्मेदारी थी, बस अधूरी सड़क थी, गड्ढा था और मौत थी। दरअसल ये मामला कल रात का है, जब रोहिणी में HDFC बैंक में काम करने वाला कमल रात 11 बजे ऑफिस से निकला था। उसने घर वालों को फोन किया, 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूं, लेकिन जब काफी देर तक वो नहीं पहुंचा तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। कमल के परिवार वाले रात भर अलग अलग थानों के चक्कर काटते रहे, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। परिवार वालों का आरोप है कि 7 थानों के चक्कर काटने के बाद पुलिस ने जवाब दिया कि हर दिन कोई ना कोई ऐसे ही घर नहीं पहुंचता, तुम्हारा बेटा इकलौता गायब नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस कमल को नहीं तलाश पाई, लेकिन अगली सुबह उसके शव तक जरूर पहुंच गई और सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने फोन कर कमल के शव के मिलने की सूचना दी। बताया गया कि कमल और उसकी बाइक एक गड्ढे में गिरी पड़ी है। परिवार वाले जब वहां पहुंचे तो उनके आंसू नहीं रुक रहे थे। ऐसा अनुमान है कि कमल कल देर रात जब ऑफिस से लौट रहा था तो अंधेरे में उसे दिल्ली जल बोर्ड का विशाल गड्ढा नहीं दिखा और वो बाइक समेत इसमें गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
इस मौत के बाद दिल्ली सरकार पर सवाल उठे तो जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया और जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। सवाल यह है कि क्या 3 अधिकारियों को निलंबित करने से कमल की मौत का मामला खत्म हो जाएगा? आखिर बीच सड़क पर इतने बड़े गड्ढे को क्यों खुला छोड़ा गया था, जिसमें गिरने पर एक युवक की मौत हो गई? क्या ऐसे ही खुले गड्ढे के जरिए दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना रही है सरकार? क्या सरकारी विभागों को काम करना आता ही नहीं है, जो वो इस तरह से खुले गड्ढे छोड़ देते हैं? ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने चांद से गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। 6 थानों में मैं रिपोर्ट लिखाई, 6 में से किसी भी थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी। 24 घंटे का दे रहे कि 24 घंटे बाद हम रिपोर्ट लिखेंगे। सागरपुर थाने में रिपोर्ट लिखाने गए, वो वहाँ की लेडी ऑफिसर क्या बोल रही है हमारे को कि तुम्हारा एक लौता लड़का नहीं खोया, दुनिया के हजारों लड़के खो रहे दे पड़ते। सुबह 8 बजे जब एक महिला ने पीसीआर कॉल की थी कि यहाँ पे ऐसे 15 फीट का गड्ढा खुदा हुआ है जिसमें कि एक आदमी गिरे हुए हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। फिर पुलिस के संज्ञान में ये सारी चीज़ें आई। सर परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो लगभग 7-8 थाने घूमे हैं कल और उनको कोई सहयोग नहीं मिला। आप लोग नहीं, हमें अभी तक तो जनकपुरी थाने की इंफॉर्मेशन है, लेकिन परिवार की ये बात है तो इसकी बहुत सीरियसली हम जांच करवाएंगे, सफलता से जांच करवाएंगे। हर काम का एक एसओपी होता है जिसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहते हैं, यानी किसी भी काम को एक तय, सही और सुरक्षित तरीके से करना ही एसओपी है। अब सोचिए कि 19 फीट लंबा, 14 फीट चौड़ा और 17 फीट गहरा गड्ढा ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया। आखिर दिल्ली जल बोर्ड जिस तरह से काम कर रहा था, क्या दिल्ली जैसे शहर में काम करने का यही तरीका है? इस पर राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमले कर रही है और बीजेपी एक्शन की बात कह रही है। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, अगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आशीष सूद की विधानसभा में 2 ही चीजें मशहूर हैं। एक आशीष सूद के होर्डिंग, जहां देखो उनका होर्डिंग है, और जहां देखो सड़क में गड्ढे हैं। ये कह रहे हैं मैंने जांच कर ली है, सुरक्षा के सारे जो जरूरत होती है वो सब थी, मगर मैंने कह दिया कि चीफ इंजीनियर जो है एक कमेटी बना के जांच कर ले। अरे जब मंत्री ने पहले ही जांच करके डिक्लेयर ही कर दिया मीडिया में कि सब कुछ था, वो लड़का ही पागल था कि वो बाइक समेत उसमें कूद गया और मर गया। यही हुआ ना इसका मतलब। 26 साल का एक लड़का जिसके कुछ अपने सपने होंगे, घर वालों की उम्मीदें होंगी, रोज की भागदौड़ की जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश होगी, लेकिन दिल्ली की सड़ी गली और नाकारा व्यवस्था के सामने वो सब एक झटके में खत्म हो गया। उसकी मौत किसी हादसे से नहीं, एक व्यवस्थित आपराधिक लापरवाही की वजह से हुई। ये मामला साफ ये बताता है कि दिल्ली की व्यवस्था तमाशा बन चुकी है, जहां सड़क नगर निगम की, पानी दिल्ली जल बोर्ड का, जमीन डीडीए की, कानून व्यवस्था केंद्र सरकार की है और जो मरा वो शायद किसी का नहीं। जिम्मेदारियां इतनी बटी हुई हैं कि जवाबदेही कहीं नहीं बची है। हर विभाग दूसरे की तरफ उंगली करेगा और अंत में सिस्टम खुद को ही बाइज्जत बरी कर लेगा। घटना के बाद 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, जैसे निलंबन से किसी मुर्दे में जान लौट आती हो। अब जांच की फाइलें घूमती रहेंगी, बयान दिए जाएंगे, कैमरों के सामने संवेदनाएं दिखाई जाएंगी और कुछ दिन में ये मामला भी पुरानी खबर बन जाएगा। सड़क वही रहेगी, गड्ढे नए बनेंगे और सिस्टम अगली मौत तक सोता रहेगा।
ये सब ठीक वैसे ही होगा जैसे नोएडा में आधे अधूरे बने मॉल के बेसमेंट में गिरकर मरने वाले युवराज मेहता के साथ हुआ। नोएडा में युवराज मेहता की मौत पर खूब हंगामा हुआ था। जिस निर्माणाधीन मॉल में एक घटना घटी थी उसके बिल्डर अभय सिंह को गिरफ्तार किया गया था, जिसे आज जमानत मिल गई। एक दिन दिल्ली जल बोर्ड के निलंबित अधिकारी भी बहाल हो जाएंगे और लोग कमल को भूल जाएंगे। सिर्फ उनका परिवार याद रखेगा। इस वक्त मौजूद है नोएडा के सेक्टर 150 में और ये वही मोड़ है जहां पर 16 जनवरी की रात युवराज मेहता जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था उसकी दर्दनाक मौत हो गई। गैर हत्या के मामले में नोएडा पुलिस ने जो आरोपी बिल्डर है अभय कुमार उसको गिरफ्तार कर लिया था। अब देखिए इस कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि जो अभय कुमार है उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभय जो बिल्डर है उसकी इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और साफ तौर पे कहा है कि नोएडा पुलिस जो है उसने गिरफ्तारी करते वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश है, उनका ठीक से पालन नहीं किया था, इसलिए उसे तुरंत छोड़ा जाए। और हुआ भी वही, गुरुवार की रात अभय को छोड़ दिया गया है। मगर आज की बात करूं तो दिल्ली के जनकपुरी में भी एक ऐसा ही लापरवाही भरा हादसा सामने आया जहां पर जल बोर्ड के काम चल रहा था, वहां गड्ढा था और गड्ढे में एक वहां पर असिस्टेंट मैनेजर बताया जाता है जो कि पालम का रहने वाला था, वो उस गड्ढे में गिरता है, उससे उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसे कितने लापरवाही के गड्ढे हैं जिनकी वजह से जो देश के युवा हैं या देश का भविष्य है वो ऐसे ही मौत के मुंह में समाते रहेंगे। वीडियो सहयोगी हरीश के साथ जितेंद्र भाटी, TV9 भारतवर्ष, नोएडा। सत्ता में अब उन सभी न्यूज मित्रों के लिए एक जरूरी और चिंताजनक नोटिफिकेशन है जो अक्सर हवाई यात्रा करते हैं, जिसके लिए आप महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं, एयरलाइंस की मनमानी झेलते हैं। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है जिन विमानों में आप सफर करते हैं वो पूरी तरह से फिट हैं? हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें इस बात के संकेत हैं कि आपसे मोटी कमाई करने वाली एयरलाइंस के प्लेन बड़ी संख्या में अनफिट हैं। सरकार के अनुसार 6 भारतीय एयरलाइंस के विमानों की जांच में करीब 50% विमान अनफिट पाए गए हैं। यानी 774 विमानों की जांच में 377 विमान ऐसे मिले जिनमें कोई ना कोई कमी मिली है। इसमें सबसे ज्यादा खराबी एयर इंडिया के विमानों में पाई गई है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइन के करीब 36% विमानों में कमियां पाई गई हैं। और ये जानकारी कहीं और से नहीं, लोकसभा में पेश किए गए डेटा से सामने आई है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने सदन को इस पर एक लिखित जवाब में जानकारी दी कि इंडिगो के सबसे ज्यादा विमानों की समीक्षा की गई, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा कमी एयर इंडिया के विमानों में पाई गई। जरा इसका पूरा चार्ट आप भी देखिए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 3 फरवरी तक इंडिगो के 405 विमानों की जांच की गई, जिनमें 148 में बार बार कमी पाई गई। डेटा से पता चला कि एयर इंडिया के 166 एयरक्राफ्ट में से 137 में बार बार खराबी आ रही थी, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के 101 विमानों में से 54 में भी ऐसी ही समस्याएं पाई गई। इस लिस्ट में कुछ और एयरलाइन भी शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार स्पाइस जेट के 43 एयरक्राफ्ट का एनालिसिस किया गया, जिनमें से 16 में बार बार खराबी पाई गई, जबकि अकासा एयर के 32 विमानों में 14 में समस्याएं पाई गई। इन आंकड़ों में चिंता की उड़ान है। अब आपको बॉलीवुड एक्टर मनोज बाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित पर कलेश का एक्सटेंशन दिखाते हैं, जिसमें बात प्रदर्शन और लीगल नोटिस से आगे निकलकर FIR तक पहुंच चुकी है। मायावती बहुत गुस्से में है और अभी से लेकर कैसे फिल्म मेकर्स ने यू टर्न कर लिया है वो समझिएगा। बड़ा अपडेट यह है कि फिल्म घूसखोर पंडित के मेकर्स और टीम पर केस दर्ज किया गया है। दावा यह है कि FIR लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुख्यमंत्री के निर्देश पर दर्ज की गई है। इसके अलावा मुंबई के समता नगर थाने में फिल्म के टाइटल को लेकर शिकायत की गई है। एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें मांग है कि फिल्म की रिलीज को रोका जाए। इसके अलावा खबरों के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को नोटिस जारी कर इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आज भोपाल में फिल्म के टाइटल घूसखोर पंडित के विरोध में लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किए गए। ब्राह्मण समाज के लोगों ने फिल्म के टाइटल, डायलॉग और कलाकारों के खिलाफ नारेबाजी की और ये कहा वो कोई भी सफाई स्वीकार नहीं करेंगे और फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे।
इस फिल्म पर मचे गदर के बीच फिल्म मेकर्स और खुद एक्टर मनोज बाजपेयी की सफाई आ गई है। फिल्म का टीजर और उससे जुड़ा प्रमोशनल कंटेंट नेटफ्लिक्स इंडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स और यूट्यूब से हटा दिया गया है। सबसे पहले सुनिए इस पर मनोज बाजपेयी ने क्या लिखा है। मनोज बाजपेयी के अनुसार वो सभी भावनाओं और चिंताओं को समझते हैं जो लोग बता रहे हैं, लेकिन फिल्म मेकर्स या उनका मकसद किसी भी समुदाय पर कोई टिप्पणी करना नहीं था। मनोज बाजपेयी लिखते हैं कि फिल्म मेकर्स ने भावनाओं का सम्मान करते हुए एक बड़ा फैसला लिया है और प्रमोशन वाली सारी चीजें जैसे पोस्टर और वीडियो को हटा दिया गया है। इससे पता चलता है कि वो इन चिंताओं को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। इस बीच फिल्म प्रोड्यूसर नीरज पांडे ने भी आधिकारिक बयान जारी करके फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया है। नीरज पांडे के अनुसार फिल्म पूरी तरह एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। पंडित शब्द काल्पनिक किरदार का बोलचाल वाला नाम है। इस फिल्म का जाति, धर्म या समुदाय से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जिन्हें इस फिल्म के नाम या कंटेंट से ठेस लगी है, उनके जज्बात को दिल से स्वीकार करते हैं और कुछ समय के लिए प्रमोशनल चीजें हटाने का फैसला किया गया है, जिसे अब हटा भी लिया गया है। इस पर सियासत का पारा भी चढ़ा है। एक न्यूज रील आपको इस पर भी आइए दिखाते हैं। प्रचार सामग्री को विड्रॉ करने की वो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। तो पहली बात तो ये है कि हम लोग जब तक होता नहीं है तो हमारा कॉज ऑफ एक्शन इज स्टिल देयर। दूसरी बात ये है कि जब आप टाइटल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी ऑब्जेक्शन आता है। तो हमने ये मांग की है इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को, हमने पार्टी बनाए हैं अपनी याचिका में और हमने ये मांग की है कि इस मूवी का जो कंटेंट जब आप एयर करें या OTT प्लेटफॉर्म अपलोड करें उससे पहले इसको वेरीफाई किया जाए, क्योंकि जो टाइटल है वो अपने आप में इतना ऑब्जेक्शनेबल है तो कहीं ना कहीं उसके कंटेंट के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। घूसखोर पंडित नाम की एक मूवी आ रही है जो विवादों में गिर गई, क्योंकि नाम जिस तरह से नाम है, FIR भी दर्ज की गई, तो क्या कहेंगे आप, क्यों इस्तेमाल किया गया? अब लोग सजग हो गए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर को चाहिए कि कोई ऐसा नाम ना दें जिससे किसी को आहत पहुंचे। ऐसे नामों से फिल्म नहीं बननी चाहिए जिससे कोई आहत है, लेकिन जिनके जमीर आज जागे हैं घूसखोर पंडित फिल्म का नाम रखने से, उनके जमीर उस समय क्यों नहीं जागते हैं जब किसी दूसरे जातियों के बारे में अपमानजनक शब्द लिखते हुए और फिल्में बनती हैं। कि ये प्रक्रिया में दूसरे का पक्ष सुनने के बाद कोई भी कार्रवाई करनी चाहिए। पक्ष को सुनिए, जानिए भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है। बुलडोजर चला दीजिए, किसी पर मुकदमा दर्ज कर दीजिए, किसी को जेल भेज दीजिए, डरा कर धमका कर देश को चलाना चाहते हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी फिल्म घूसखोर पंडित के नाम को लेकर बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने केंद्र सरकार से तुरंत इस फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर दी है। यूपी की पूर्व सीएम और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा, ये दुख और चिंता की बात है कि पिछले कुछ समय से अकेले यूपी में ही नहीं बल्कि अब फिल्मों में भी पंडित को घूसखोर बताकर उसका अपमान और अनादर किया जा रहा है। इन हरकतों से पूरे ब्राह्मण समाज में जबरदस्त गुस्सा है और बहुजन समाज पार्टी भी इसकी निंदा करती है। मायावती ने मांग की है कि ऐसी जाति सूचक फिल्म पर केंद्र सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही उन्होंने फिल्म के खिलाफ लखनऊ पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने के कदम को भी सही बताया है। इस विवाद के बाद फिल्म का टीजर भले ही हटा लिया गया है, लेकिन क्लेश खत्म नहीं हुआ है। साधु संतों में भी इस पर आक्रोश है। थाना हजरतगंज सेंट्रल जोन जनपद लखनऊ में एक जो वेब सीरीज है घूसखोर पंडित, उसके डायरेक्टर और उनकी अज्ञात टीम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया है। इसके कंटेंट से ऐसा लग रहा है कि इसे जातिगत अपमान और सामाजिक आक्रोश और शांति भंग होने की आशंका है। इन सबको देखते हुए इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। जिस संस्कृति ने मनुष्य बनाया है उस संस्कृति के आचार्यों को यदि बुरा कहा जाए तो ऐसे पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बैन लगना चाहिए और दोबारा ये ऐसा कर न सके, इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करे और जनता इसका पुरजोर विरोध करे। भारतीय दंड संहिता के अंदर घूसखोरी एक अपराध है और इस प्रकार का नाम देना किसी एक जाति को, किसी जाति विशेष को, निश्चित रूप से ये भारत के संविधान का उल्लंघन है और ऐसा व्यक्ति
जो स्वयं में उसी जाति से संबंध रखता हो, उसी बिरादरी से संबंध रखता हो, तो निश्चित रूप से उसके पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर यही नाम अगर घूसखोर मुल्ला होता, घूसखोर दलित होता, घूसखोर ओबीसी होता, घूसखोर ईसाई होता, तभी पूरे देश में न जाने कितनी मार काट हो गई होती। इसका टीजर लॉन्च होने से पूरे देश में आक्रोश है और इसको सख्ती से इस फिल्म को रोका जाए और इसके जो निर्माता है उनके ऊपर जो है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाए। सत्ता में अब आपको पाकिस्तान की गटर वाली हकीकत बताते हैं। वहां आर्थिक हालात इतने बदतर हैं, कंगाली इतनी है कि लोग गटर के ढक्कन की चोरी का व्यवसाय करते हैं। गटर के ढक्कन की चोरी कर अपना जीवन चलाते हैं। ये खबर शहबाज और मुनीर को शर्मिंदा कर देगी। हालात कुछ ऐसे हैं कि गटर को लेकर नया नियम बन रहा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री ने खुदा का वास्ता देते हुए कहा है कि गटर के ढक्कन ना चुराएं, नहीं तो सजा दी जाएगी। आपको बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान का नया कानून क्या है। गटर के ढक्कन चोरी करने पर कानून लाने की तैयारी की जा रही है। पंजाब प्रांत में सरकार ने नए कानून की घोषणा की है। नए कानून के अनुसार गटर के ढक्कन चोरी करना, बेचना, खरीदना अपराध होगा। गटर कानून में दोषियों को 1 से 10 वर्ष तक की जेल होगी। सजा के साथ 30 से 50 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना देना होगा। पाकिस्तान की यह समस्या इतनी बड़ी है कि संगठित गिरोह इसमें शामिल हैं और चोरी के कारण खुले गटर में गिरकर कई लोगों की मौत हो चुकी है। जैसे लाहौर में एक महिला और उसके बच्चे की मौत हुई थी। इस नियम की जरूरत और पाकिस्तान की मजबूरी को 4 तस्वीरों से जानिए। पाकिस्तान के पंजाब में कार से उतरकर लोग गटर के ढक्कन की चोरी कर रहे हैं, तो कहीं तांगे में से उतरकर गटर के ढक्कन की चोरी की जा रही है, कहीं टेम्पो से उतरकर गटर के ढक्कन की चोरी हो रही है, कहीं आते जाते लोग गटर के ढक्कन की चोरी कर रहे हैं। दरअसल गटर के ढक्कन को कबाड़ में बेचकर पाकिस्तानी पैसे कमाते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। पूजा बच चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।